सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों साल पहले बस यूं ही रेत के नीचे कहीं दफन हो गई। आज हम भारत की उसी सबसे प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया हड़प्पा की खोई हुई दुनिया के राज खोलने जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा समाज, उसके शहर, उसकी संस्कृति, उसकी कहानियां, सब कुछ बस इतिहास से जैसे मिटी गया हो। आखिर कौन थे वो लोग और उनके साथ हुआ क्या? देखिए, सदियों तक तो ये दुनिया एक राज ही बनी रही। फिर आया साल 1921, जब पुरातत्वविद आर.बी. दयाराम साहनी ने एक ऐसी खोज की जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने मानो वक्त का पर्दा ही हटा दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये पुरातात्विक जासूसी कहानी। आखिर हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानते भी कैसे हैं जो अपने पीछे कोई लिखा हुआ इतिहास छोड़कर ही नहीं गई। ये सिर्फ पुरानी ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली शहरी संस्कृति है, एक ऐसी खोज जिसने हमारे इतिहास की कहानी को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। देखिए, हमारी सारी जानकारी खुदाई से मिली चीजों पर ही टिकी है। अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल जैसे शुरुआती खोजकर्ताओं ने इस खोई हुई दुनिया की पहेली को सुलझाने के लिए मूर्तियों, औजारों और इमारतों जैसे सुरागों को एक-एक कर जोड़ा। अच्छा, तो इन सुरागों से हमें हड़प्पा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है? चलिए सीधे उनके शहरों और समाज के अंदर झांक कर देखते हैं। और हाँ, जो पता चलेगा वो वाकई हैरान कर देने वाला है। हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी विस्तार से बताया गया है कि उनका समाज कितना ज्यादा एडवांस्ड था। चलिए कुछ सबसे कमाल की बातों पर एक नजर डालते हैं। जरा इसकी कल्पना कीजिए, एकदम ग्रिड पैटर्न में बसे शहर, समकोण पर काटती हुई सड़कें और यहां तक कि स्ट्रीट लाइटिंग के भी सबूत। उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था तो इतनी बेहतरीन थी कि वो आज भी एक मिसाल है जो साफ सफाई पर उनके जोर को दिखाती है। पर बात सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग की नहीं है जो इतनी प्रभावशाली थी, उनका समाज भी कमाल का प्रगतिशील था। सबूत ये बताते हैं कि वहां कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी और महिलाओं को समाज में एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। यहां तक कि वो फैशन को लेकर भी काफी जागरूक थीं। और उनकी अर्थव्यवस्था वो भी उतनी ही मजबूत थी। खेती और पशुपालन तो नींव थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े व्यापारी भी थे। उनकी मोहरें और सामान मेसोपोटामिया तक मिले हैं, जो एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का पक्का सबूत है। उनकी आध्यात्मिक दुनिया भी काफी समृद्ध थी। ऐसा लगता है कि देवी माता की पूजा सबसे अहम थी, लेकिन वो प्रकृति की शक्तियों का भी बहुत सम्मान करते थे। जानवरों और पेड़ों की पूजा करते थे और शायद पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। तो हम ये तो समझ गए कि वो रहते कैसे थे, लेकिन ये लोग असल में थे कौन और इतिहास में उनका सही समय क्या था? ये सवाल हमें एक और पहेली की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसी पहेली जिसने विद्वानों को दशकों तक उलझाए रखा। वैसे इस सभ्यता को 3 अलग-अलग नामों से जाना जाता है और हर एक के पीछे एक बहुत सीधा सा कारण है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि पहले निशान हड़प्पा में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ज्यादातर शहर सिंधु नदी के पास थे, और कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि वे कांस्य का बहुत इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर पुरातत्वविदों ने दशकों तक बहस की है। आखिर इस विशाल सभ्यता को इतिहास में कहां फिट किया जाए? शुरुआती दौर में जॉन मार्शल और आर.ई.एम. व्हीलर जैसे बड़े पुरातत्वविदों ने अपनी अपनी समय सीमाएं बताईं। उनकी बताई तारीखों में सैकड़ों सालों का फर्क था, जिससे इस सभ्यता के समय को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया था। लेकिन फिर मॉडर्न साइंस ने इस बहस को सुलझाने में मदद की। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों ने हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दी, जैसा कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी बताया गया है। आज रेडियो कार्बन डेटिंग की बदौलत हमारे पास एक व्यापक रूप से स्वीकृत टाइमलाइन है। ये सभ्यता को 3 अलग-अलग फेज में बांटती है: प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तरकालीन, जो हमें इसके उदय और आखिर में पतन की एक साफ कहानी बताती है। हमने उनके शहर देख लिए, समाज को समझ लिया और समय सीमा भी जान ली, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। और ये है वो सबसे बड़ा रहस्य। हड़प्पा के लोगों ने अपनी एक लिखने की प्रणाली विकसित की थी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। उनकी मोहरों और बर्तनों पर कई निशान हैं, पर उनका मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता। उनके शब्द समय में कहीं खो गए हैं। जैसा कि हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी कहा गया है, अगर हम कभी इस लिपि को पढ़ पाए तो सोचिए ज्ञान का कितना बड़ा खजाना खुल जाएगा।
हम उनके नाम, उनकी कहानियां, उनके कानून सब कुछ जान पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है, भले ही उनके शहर खंडहर हो गए और उनकी भाषा खामोश हो गई, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उसका असर आज भी भारतीय संस्कृति, कला और शायद हमारे सोचने के तरीके में भी देखा जा सकता है। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। क्या हम आज की अपनी जिंदगी में, अपने रीति रिवाजों में या शहरों की प्लानिंग में इस प्राचीन सभ्यता की कोई झलक देख सकते हैं? उनके शब्द भले ही खो गए हों, पर उनकी विरासत हमारे बीच जिंदा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात।